ठेका लिए हैं क्या? तुम कहते हो कि गणेश का वाहन होता है चूहा, तो कल के दिन तुम चूहा मार दवा पे केस कर दो, कह दो हमारी भावनाएं हाथ में। तुम कहते हो कि बानर का रूप है हनुमान का, तो कल के दिन बंदर घर में कपड़े फाड़ जाए, उसको पत्थर मार दो, तो तुम कह दो हमारी भावनाएं हाथ हो गई। तो तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम्हारी भावनाएं तो पता नहीं किस किस चीज से हाथ हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर किसी मूल निवासी की भावनाएं इनकी गाली से आहत नहीं होती तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। क्योंकि मैं उस फीलिंग के साथ उस कमरे में घुसता हूं। तो बहुजन कॉन्सेप्ट में आ जाओगे, फायदे में रहोगे। दूसरी बात, हम जिसको जातिवाद कहते हैं वो हकीकत में स्वार्थवाद है। जितने भी पिछड़े और दलितों के संगठन हैं, उनके पदाधिकारी सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दो। उनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि फलाने जिले में डीएम किस जाति का है उसको बुके दे आते हैं, फलाने जिले में सांसद और मंत्री कौन हो गया है उसको बुके दे आते हैं। मैं मानता हूं तुम्हारा जातिवाद, अगर तुम अपनी जाति के गरीब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए केंद्र खोल दो, मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। तुम अपने कमजोर वर्ग के लोगों की एफआईआर दर्ज न होने पर, उनके साथ रेप की घटना होने पर जाति के संगठन लेकर के डट जाते हो, मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। अगर तुम संविधान के खात्मे के लिए लड़ जाते हो, मैं मान लूंगा तुम आरक्षण के खात्मे के लिए लड़ जाते हो, तो तुम जातिवादी हो। माफ करिएगा, तुम जातिवादी नहीं हो, स्वार्थवादी। इस सम्मान से नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मूल्यवासी संघ का कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को इस शानदार आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आपने चुना। कई परंपराएं टूटती हैं तब वास्तव में सामाजिक परिवर्तन जन्म लेता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले सभी बहुजन महापुरुष जिनके दम पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनकी प्रेरणा के अनुसार आज मुझे ये यहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है, हौसला मिल रहा है, उन सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ पहले इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस मंच पर मुझसे किसी को माला नहीं चढ़वाई आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर माला नहीं चढ़वाई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मूल्यवासी संघ का। क्योंकि जिन पर माला चढ़ाते हैं हमारी नजरों में तो वो भी जिंदा है, क्योंकि जिनके विचार जिंदा होते हैं तो वो भी जिंदा होता है। तो बाबा साहब क्या मरे हैं क्या आपकी नजर में? तो बाबा साहब या ज्योतिबा फूले के विचार अगर जीवित हैं तो यानी कि वो भी जीवित हैं। तो आपने एक तो ये अच्छा किया कि उन पर माला नहीं चढ़वाई, दूसरा कि मैं अगर जिंदा ना होता, मुर्दा तो घरों में है, यहां तो जितने हैं सब जिंदा लोग बैठे हैं, तो उन जिंदाओं में मैं भी एक कड़ी हूं आप लोगों के बीच की। तो जिंदा आदमी को माला क्या चढ़ाना? तो अगर अच्छा लगा हो, मैंने ये बात इसलिए कही कि अगर अच्छा लगा हो इस तरह का आयोजन, कोई समय की बर्बादी नहीं, कोई बैच का ड्रामा नहीं, कोई माला नहीं, तो इसी तरह के आयोजन हम सबको भी कर लिया गांव गांव। ये संदेश होते हैं, भाषण से ज्यादा आचरण और किसी भी कार्यक्रम के अनुशासन से सीखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई वो यहाँ का अनुशासन। हर चीज बेहद सिस्टमैटिक तरीके से है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते होंगे कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुख्य अतिथि बनाया गया, मालाओं से लाद दिया। मुझे पसंद कोई चीज नहीं आएगी तो कहूंगा, लेकिन जो हकीकत है कि मुझे अनुशासन बेहद अच्छा लगा। इसी अनुशासनों के साथ एक बात और है, हम लोग जो तथाकथित एक संगठन का नाम जबरदस्ती प्रचारित करते रहते हैं बेवजह में, मैं नाम लेकर के उस छोटे संगठन का को बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ा तो हमारा संगठन है, मूल निवासियों का। तो जो लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं, इनको देखो, इनको देखो। मैं ये कहता हूं कि अपने को तो देखो। वो लोग जो सत्ता की ताकत से, सत्ता के घमंड से, सत्ता की तानाशाहियों में आज बड़े बड़े आयोजन कर ले रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स की मदद से, उनकी हैसियत हो कि इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस तरह का आयोजन करके दिखाएं। ये जो आयोजन है ये बहुजनों की मेहनत की कमाई से हुआ है। हम आपके छोटे छोटे श्रमदान से, छोटे छोटे आर्थिक दान से हुआ है।
और वैचारिक प्रतिबद्धता से हुआ है। तो मैं एक और परंपरा टूटी है, पत्रकार हो सकता है, इससे पहले मूल्यवासी संघ के मंच पर पत्रकार में गतिविधि रहा है कभी नहीं, लेकिन मेरी उम्र का नहीं रहा। तो जो हम बार बार ये तोड़ने की बात कर रहे थे उसमें एक और टूटी बात है। मैं हर मन से कहता हूं कि हमें कट्टा समझते ना, कट्टा यानी कि अवैध असलाह, तो मैं हर मन से कहता हूं कि हमें तमंचे को तोप बनाना, वो इस मंच पे किया गया है। आप लोग जो लोग नेशन जनमत को जानते हैं वो तो जानते हैं कि बड़े धुआंधार आदमी, लेकिन जो लोग नेशन जनमत को नहीं जानते वो भी मुझे बड़े गौर से सुन रहे हैं। क्यों? इतनी तारीफ में कसीदे कर दिए गए। यही करना है, यही। मैं देखिए छोटी छोटी बातों में बोलता हूं, सनन नहीं रटाता हूं कि फलाने सन में फलाना हुआ, मौजूदा परिस्थितियों की बात करता हूं। हमें यही करना है कि एक छोटा सा ग्रुप, कोई फतेहपुर से आया, कोई कौशाम्बी से, कोई आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, वहां जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उन छोटे छोटे ग्रुप में एक व्यक्ति को चुनना है और उसी को तोप की तरह प्रेजेंट करना है। और हम क्या करते हैं, हमारे अगर आस पड़ोस का कोई बच्चा होगा, कोई लड़का काम कर रहा होगा, किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा रहा होगा, किसी ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठ बैठ रहा होगा, तो हम कहेंगे फर्जी है, वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, कोई उसके पास काम धंधा नहीं है, घर का सबसे नालायक लड़का। और मैं कहता हूं कि जो नालायक जिसको आप कह रहे हो वो फुल टाइमर हो सकता है आपके लिए। उस फुल टाइमर की ऊर्जा गलत तरफ जा रही है, उसको अपनी तरफ ले आओ, क्योंकि जो कमाने खाने में लगा हुआ है वो आपके लिए फुल टाइमर का काम नहीं करेगा। वही बच्चा, उसको उठा करके तो बना दो और फिर उसी से जो बातें कहलवाओगे वो समाज स्वीकार कर लेगा। तो एक परंपरा ये भी टूटी है। एक अनुरोध और करता हूं कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी जिले में हो, उसमें मंच पर अगर यहां तो संख्या कम रखी गई है, ये भी एक अनुशासन है कि लिमिटेड वक्ता एकदम फिक्स है कि इतने ही वक्ता रहेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। जहां पर ये होता है कि भाई मैनेज करना है, 8-10 लोगों को बैठाना है, वहां मंच पर बिना वकील के, गौर से सुनिएगा, आपके सामाजिक आंदोलन की लड़ाई में एडवोकेट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स के मुंह लटक जाते हैं, तमाम सारे नेताओं की जबान सूख जाती है, तब एडवोकेट कोर्ट में आपके लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए किसी भी मंच पर पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर यानी कि लेखक ये जरूर होने चाहिए। इस समय आप पूरे देश में निगाह दौड़ा लीजिए, ये जो लड़ाई है संविधान बचाने की, इस लड़ाई को यही लोग लड़ रहे हैं। और वो लोग जिनके किसी ठीक ठाक सर्विस में आते ही आप 1 करोड़ रुपए लेके उनके पीछे भागते हैं कि 1 करोड़ में बिक जाओगे कि 2 करोड़ में बिकोगे, वो लोग केवल ये बहाना बनाते हैं कि क्या करें, सरकारों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो लड़ता कौन है? जो लड़ता है उसी को तो मजबूत करेंगे। एक और अनुरोध यह है कि निर्मित करने पर ध्यान देना है। अमूमन बहुजन समाज टैक्स चिपकाता है, टैक्स जैसे तमाम सारे चाइना से आए हुए सस्ते सामानों पर लगाया जाता है टैक्स, मेड इन इंडिया, वैसे ही बहुजन समाज निर्मित करने पर कम भरोसा करता है। निर्मित मतलब अच्छे लोग डेवलप करने पर, डेवलप होने के बाद ये देखो मेड इन बहुजन। मैं अनुरोध ये करता हूं कि संस्थान बनाने पर, संवैधानिक चीजों को मजबूत करने पर हम सबको ध्यान देना है। किसी भी बड़े आयोजन के बाद ये प्रण किया जाए कि जहां भी आयोजन होगा वहां एक संस्थान क्या बनेगा। ये जो संस्थानों की ताकत है जिसके दम पर हम लोग आज इन सरकारों से, इन तानाशाहों से लड़ पा रहे हैं, इन्हीं संस्थानों की ताकत है। इसलिए उन पर हम लोगों को काम ज्यादा करना है। इस देश में इस समय एक लड़ाई छिड़ी हुई है। एक जातिवादी कवि हुआ करता था, उसने अपने मन से एक कहानी लिख दी। उस कहानी को कुछ लोगों ने कह दिया कि हमारा धर्म का ग्रंथ है। तो उस धर्म ग्रंथ में आपको गालियां दी जाती रही। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई संस्कृत देववाणी है, इसको केवल कुछ लोग ही पढ़ेंगे क्योंकि उसी से देवताओं से बात की जाती है, उसी भाषा में।
तो चलिए कुछ लोगों ने पढ़ लिया। अब जब धीरे धीरे ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको मूल निवासी कहा जाता है, जब मूल निवासियों को समझ में आया, जब उनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो गाली दी गई है, हमको गाली 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 भरी हुई है। तो जब आपने कहा कि मुझे गाली मत दो, तो उन्होंने कहा हमारी भावनाएं आहत हो गई। मतलब ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। क्या गाली देना भी धर्म हो सकता है? क्या किसी को गाली देना कि भाई हम तुम्हें गाली देंगे तो धर्म है? तो जब हम आप किसी भी तर्कवादी ने किसी की धार्मिक भावनाओं को कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि भाई तुमने हमें गाली क्यों दी, उसी में उनकी भावनाएं आहत होने लगी। तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम कहते हो कि गणेश का वाहन होता है चूहा, तो कल के दिन तुम चूहा मार दवा पे केस कर दो, कह दो हमारी भावनाएं आहत हुई है। तुम कहते हो कि बानर का रूप है हनुमान का, तो कल के दिन बंदर घर में कपड़े फाड़ जाए, उसको पत्थर मार दो, तो तुम कह दो हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो तुम्हारी भावनाओं का ठेका लिए है क्या? तुम्हारी भावनाएं तो पता नहीं किस किस चीज से आहत हो जाती हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर किसी मूल निवासी की भावनाएं इनकी गाली से आहत नहीं होती, तो वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इन गालियों से हमारी भावनाएं आहत हुई। तुमने हमारे भाइयों को गालियां सुनाई, इसलिए हमारी भावनाएं आहत हुई है। और ये भावना आहत तुम कैसे डिसाइड करोगे कि किस बात से भावना आहत होती है कि नहीं होती है? साफ साफ गालियां लिख करके तुम हमसे कहते हो कि इसको धर्म मानो। क्या हमारी पिछड़े दलितों की, अल्पसंख्यकों की इस देश में कोई भावनाएं नहीं होती है? हमारी माताओं बहनों को गालियां सुनाते हो, कहते हो कि इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। गीता प्रेस वाले कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा। तो मैं कहता हूं कि इस देश के अगर पिछली जनगणना के आंकड़े देखें तो इस देश में ताड़ने में सबसे आगे ब्राह्मण है, मतलब शिक्षा में। बुरा नहीं लगना चाहिए तुमको। अगर हम इसी तरीके से उस श्लोक को बदल दें कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, चुटियाधारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ताड़न का मतलब शिक्षा है। तो तुम हमको क्यों शिक्षा देना चाहते हो ताड़न लिख करके? तुम खुद शिक्षा देना ताड़न लिख करके उसमें। तो मैं सिर्फ इतना अनुरोध करने आया हूं इस मंच के माध्यम से कि मूल निवासी का मतलब यह है। सुबह जब यहां पर फ्लैग होस्टिंग हो रही थी, उस समय नारे भी लगवाए जा रहे थे कि जातिवाद से मुक्त रहना। संत रैदास जी की जयंती भी आज हम लोग मना रहे हैं इस आयोजन के माध्यम से। वो कहा करते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटी बड़ी सब समय रविदास रहे प्रसन्न। और आगे कहते थे, जाति जाति में जात है जो के तन के पार, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो जाति तोड़ने की अगर हम बात कर रहे हैं और मूल निवासी संघ में पदाधिकारी है, तो एक अनुरोध कर लेता हूं कि अगर हम किसी भी पिछड़े संगठन में पदाधिकारी हैं, अगर हम मूल निवासी संघ के पदाधिकारी हैं, तो कम से कम जाति महासभा में पदाधिकारी ना रहो। ये दौरा चरित्र तो नहीं चल सकता कि यहां भी सम्मान लेंगे, वहां भी सम्मान लेंगे। अगर नीरज पटेल को, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को मूल निवासी संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया जाता है और कल के दिन मैं कुर्मी महासभा के मंच पर बैठाई दिया, तो दोगला हूं ना मैं? मिशन के प्रति गद्दारी कर रहा हूं ना इसका मतलब। एक तरफ का ही सम्मान लोगे ना, और जो एक तरफ का नहीं लेते हैं वो ना इस तरफ के रहते हैं ना उस तरफ के रहते हैं। इस देश में जाति एक सिस्टम है, सबने जाति में जन्म लिया है, लेकिन जाति टूटने का भी सिस्टम है। बाबा साहब ने एलिनेशन ऑफ कास्ट में लिखा है। संतराम बीए प्रजापति ने जाति तोड़क मंडल बनाया था, जातिवाद तोड़क मंडल, उसमें लिखा है। फातिमा शेख से लेकर के अब्दुल कयूम अंसारी, तमाम लोग जाति तोड़ने के लिए लगे रहे और उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि जाति टूट सकती है अंतरजातीय विवाह से, इंटरकास्ट मैरिजेस से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब इस वर्ण व्यवस्था के क्रम में इतना कंफर्ट जोन में जीते हैं, जैसे अगर किसी तथा
बैकवर्ड की उच्च जाति में किसी ने, ऊपर वाले ने कहा कि हम तुम्हारे घर में कच्चा खाना नहीं खाते हैं, तुम्हारे घर में पक्का नहीं खाते हैं, तो बैकवर्ड के किसी ना किसी नंबरदार को बुरा लग जाएगा, किसी जमींदार को। तो वो करेगा क्या? वो उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो करेगा कि वो नीचे की तरफ देखेगा। इतना बढ़िया कंफर्ट जोन सिस्टम दिया गया है इस वर्ण व्यवस्था में कि तुम अपने कष्ट से प्रताड़ित मत हो, तुम नीचे देखो, और नीचे देखो, कहो अरे यार ये हमारे सामने कहां लग रहे हैं, हम तो इनसे बहुत ऊपर, हम तो इनको घर में नहीं घुसने देते हैं। तो जिसको आपने कहा कि हम इनको घर में नहीं घुसने देते, उसको बुरा लगेगा तो वो आपको टोकेगा नहीं, वो और नीचे देखेगा, कहेगा तुम हमको घर में नहीं घुसने देते, हम इनको सुबह देखते नहीं हैं। फिर जिसको सुबह आप देखते नहीं हो उसको बुरा नहीं लगेगा, वो कहेगा अच्छा रुक जाओ, हम इनको घर में नहीं घुसने देते हैं, इनको पानी तक नहीं पिलाते, इनका छुआ नहीं खाते हैं। और जिनका वो छुआ नहीं खाते वो और नीचे देखते हैं, कहते हैं भंगियों को हम घर में नहीं घुसने देते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था का क्रम है ये इससे नहीं टूटेगा कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को गाली दे लो। उनके अनुसार, मैं चूंकि संवैधानिक व्यक्ति हूं, मुझे मूल्यवासी शब्द बड़ा अच्छा लगता है, ये उनकी दी हुई गाली नहीं है, ये हमने चुना, ये हमारे स्वाभिमान का शब्द है। ये फैक्ट बात है कि मुझे मूल्यवासी शब्द अच्छा लगता है, लेकिन उनकी दी हुई एक गाली है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि लोग कहते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान हमको ओबीसी एससी एसटी कहता है, तो मैं ये कहता हूं कि वर्ण व्यवस्था का क्रम अगर तोड़ना चाहते हो, वर्ण व्यवस्था में अगर भरोसा नहीं रखते हो, तो इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं वो आज प्रण करके जाएं यहां से कि आज के बाद मैं ऊपर नहीं, ये भी मानना बंद कर दूंगा कि मेरे से नीचे कोई। हम सब एक प्लेटफॉर्म पर, एक पूर्वज के वंशज हैं, कोई थोड़ा आगे हो गया, कोई थोड़ा पीछे रह गया। एक घर में भी तो यही स्थिति होती है कि अगर कोई भाई बड़ा पैसे वाला हो जाता है, दूसरा कम पैसे वाला रह जाता है, तो उसकी भी तो स्थिति घर में ऐसी रहती है। तो यही मान लो कि सब हमारे भाई हैं, कोई आगे चला गया, कोई नीचे रह गया। लेकिन यह अनुरोध ध्यान रखिएगा कि अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना चाहते हो तो यह भी ध्यान रखिए, मैं अनुरोध सिर्फ उनसे करता हूं जो तोड़ना चाहते हो, जो कंफर्ट जोन में जी रहे हैं कि भाई हम तो खुश हैं ब्राह्मणवाद से, तो खुश रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर खुश नहीं हो तो इस वर्ण व्यवस्था के क्रम को नीचे से तोड़ो। जब कोई सीढ़ी इस पे लगा दो, इस पे, और सीढ़ी के दो ऊपर से पायदान तोड़ो तो फिर टिक जाएगी, लेकिन नीचे से खिसका दो तो भरभरा के गिर जाएगी, गिरेगी। तो अगर वर्ण व्यवस्था तोड़ना चाहते हो तो नीचे का पाया खिसका दो, खत्म खेल। तो यही अनुरोध आप लोगों से कर रहा हूं कि आज के बाद ये मानेंगे कि नहीं कि हम सब बराबर हैं। कोई अपने घर में जाति के हिसाब से भेदभाव तो नहीं करेगा, कोई भी अपने घर में उन मुहावरों का प्रयोग तो नहीं करेगा जो मुहावरे बनाए गए हैं गाली के रूप में। फलाने का कुत्ता, ये सब मुहावरे बिल्कुल घर से निकाल दीजिए। फलाने का कलर, फलाने के का ये जो अभी भी बता रहा हूं कि बहुजन समाज के, एससी समाज के घरों में भी अभी तक मुहावरे मुंह से निकल जाते हैं। फैक्ट बता रहा हूं आपको, इन मुहावरों को बिल्कुल घर से बाहर निकाल देना है, बिल्कुल। और महिलाओं की संख्या कुछ है बीच में, तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है, विशेष अनुरोध, क्योंकि हमारे जैसे भाषणवीर जो मंच से भाषण ठोकते हैं उनकी पत्नियां मनुवाद की एजेंट बनी हुई हैं, यह हकीकत है। तमाम सारे पुरुष बताते रहते हैं कि पाखंड मुक्त करो, पाखंड मुक्त करो, और घर में उनकी पत्नियां कहती है बच्चे से, बेटा गोवर्धन है, गोबर मत समझना, हम कहते हैं गोबर है, वो कहते हैं गोवर्धन है। तो इसलिए एक अनुरोध है कि किसी भी कार्यक्रम में जाइए, पत्नियों को, बच्चों को जरूर लेकर के आइए। हम लोगों के पास एक समस्या है, मैं समस्याओं पे कम बात करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम खुद में एक समस्या है। इस समय तक इतनी जागरूकता फैला दी है आप तमाम लोगों ने कि समस्याएं सबको आइडेंटिफाई हो गई हैं, दुश्मन भी आइडेंटिफाई हो गया है। तो दुश्मन को गाली देने में समय व्यर्थ करने से ज्यादा खुद पर काम कर लें, और खुद पर काम ये करें। कहा जाता है कि भारत उत्सव धर्मी है, उत्सव धर्मी देश है, यहाँ मेला, उत्सव, तीज त्योहार अच्छे लगते हैं लोगों को। तो नीरज भाई कुछ विकल्प देने पड़ेंगे, तो विकल्प है। तो मैंने देखा यहाँ साड़ी मिल रही है पंचशील की, यहाँ
बहुजन कलर की साड़ी है, कपड़े हैं, सब कुछ है। तो ये उत्सव का मेला तो लगा है बाहर। और मेला कैसा चाहते हो? अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे उस तरफ ना भगे, सोड़ वाले की तरफ, तो आपको लाना पड़ेगा ना इस तरह के कार्यक्रमों में। बचपन से बताना पड़ेगा ना कि हमारे पूर्वज कौन थे। महिलाओं को ये बताना पड़ेगा ना कि कथा भागवत में नहीं जाना है, क्योंकि वहां बताता है, यही मध्य प्रदेश का ही है वो सीहोर वाला, मध्य प्रदेश का ही है। कहता है कि बच्चों को विद्यालय ना भेजो, इलेक्शन के टाइम में, वो जिस समय उसका एग्जाम हो उसके टाइम में लिंग पर, शिव के लिंग पर बेलपत्री चिपकवा दो, पास हो जाएगा बच्चा। हो सकता है पास क्या ऐसे कि बच्ची बैठी बिना विद्यालय जाए पास हो जाओगी? यही समझाना है लोगों को, यही वैज्ञानिक चिंतन लोगों में पैदा करना है। जिस दिन सवाल करने की ताकत आ गई उस दिन चीजें बदल जाएंगी। मैं कोई ऐसा थोड़ी कि बचपन से ही इसी तरह के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे घर में खूब कर्मकांड होता था, मैं खुद पाखंडी था। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं, स्कूल का प्रधानमंत्री रहते हुए स्कूल में खुद प्रार्थना करवाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आ गया, एक होता है कि किसी ने आपको चाय के कप में मक्खी डाली और मक्खी निकाल के चाय दे दी। उन्होंने ये भी नहीं किया, उन्होंने नाम भी नहीं बदला। उनको पता है कि इतने मूर्ख हैं ये, नाम नहीं बदलेंगे तब भी उसी को पूजेंगे। उन्होंने कहा कि शिवलिंग, नाम नहीं बदला, उन्होंने कहा ही है कि शिवलिंग है, और महिलाओं से बुझवा रहे हो। वो पुरुष, वो अभिभावक जो अपनी बच्चियों को बालकनी में नहीं खड़े होने देते हैं, वो कथा भागवतों में डांस करवाते हैं। गजब। वहां घर की मर्यादा तार तार नहीं होती है। बालकनी पे लड़कियां खड़ी हो जाए तो मर्यादा तार तार हो जाती है। तो आप महिलाओं को बताते हैं, मेरा बेटा लगभग 3 साल का होने को है, नाम है कबीर। जो लोग पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और 3 साल में आज तक उसको नजर नहीं लगी। गौर से समझिएगा, नजर नहीं लगी। तब नहीं लगी जब जन्म से लेके अभी तक न उसको हाय, न काला धागा, न काला टीका, न नजर बट्टू, न कजर बट्टू, कुछ नहीं लगाया, फिर भी नजर नहीं लगती उसको। समझ रही है? ये मन का वहम है। जरा ट्राई मार करके देखिएगा। बच्चा रो रहा हो, अरे कहीं किसी कार्यक्रम से ले जाओगे बच्चे को, रात में तो आधे घंटे तो परेशान करता ही है। उसी दौरान आप सारे आइटम सब आजमा लेते हैं, मिर्च से लेके सब आइटम। तो जो आइटम लास्ट में हुआ हो कहोगे उसी से आराम मिला। एक बार ऐसा करना कि ना करना, फिर देखना आधे घंटे में सोता है क्या। 100% सोएगा। दूसरा अनुरोध महिलाओं से कर लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम जातियों में है, वही वर्ण व्यवस्था का सिस्टम हम अपने घर में भी लगाते हैं। महिलाएं आपस में, भाई पुरुष तो ज्यादातर घर के बाहर रहते हैं, लेकिन महिलाओं में विवेक कौन करता है कि फलाने रिश्ते की महिला ऊपर बैठेगी और फलाने रिश्ते की महिला नीचे बैठेगी। फलानी महिला के सामने फलानी मुंह ढाकेगी, उसके सामने फलानी महिला ये नहीं कर सकती। ये सिस्टम किसने लागू किया? आपने अपने घरों में खुद लागू किया। तो महिला की दुश्मन खुद महिला, पुरुष तो बात की बात है। तो पहले अपने घरों में ये वर्ण व्यवस्था खत्म कर दें कि ये ऊपर वो नीचे, वो नीचे वो ऊपर। ये खत्म करने की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि हम करते क्या है। जैसे ये मंच से एक सजा, मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया, मैं 1.5 घंटे सरकारों को गाली दूं, सबको बहुत अच्छा लगेगा, सरकारों ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि हम अपनी तरफ उंगली करके खुद से सवाल करें कि इस बदलाव की मुहिम में हम कितने भागीदार हैं। हम जो कर सकते हैं क्या हम कर रहे हैं उस काम को जो हमारी क्षमता में है। तमाम लोग यहाँ सोच रहे होंगे कुछ प्राइमरी के अध्यापक है यहाँ है, काफी लोग हैं। अब प्राइमरी का टीचर एक पीछे से हाथ उठा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यार, हम कोई बड़े पद पर तो है नहीं, हमें तो बस सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक इस समय जो कर सकता है वो इस प्रदेश का प्रमुख सचिव भी नहीं कर सकता। यह हकीकत है। प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक ये कर सकता है कि उसके विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को मानववादी, वैज्ञानिक और तार्किक बना सकता है। मैं विचारधारा की बात ही नहीं कर रहा कि आप कौन सी विचारधारा उसमें घुसाएंगे। हालांकि अगर विचारधारा से आप ठीक है
तो उसको ये बता सकते हैं कि ज्ञान की देवी वो नहीं है, सावित्रीबाई फूले है। ये बता सकते हैं ना, ये बता सकते हैं कि जगदेव बाबू का संघर्ष क्या रहा है, ये बता सकते हैं कि जातिवादी तुलसीदास की चौपाइयां ये थी और मानववादी रैदास की और कबीरदास की चौपाइयां ये थी। उस दौर में, जिस दौर में कबीर साहब और रैदास साहब समाज निर्माण के लिए काम कर रहे थे, उस समय जातिवादी समाज में जातिवाद का जहर बोल रहा था। और उसी रामचरितमानस में उसने खुद लिखा है कि उस समय जो अकबर के सेनापति थे टोडरमल, उनके यहां 1 महीने तक ये रामचरितमानस रखी रही है। खुद उसी में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं कहता हूं, उसी में खुद लिखा है। तो आप सोचो कि सेटिंग तो वहां चल रही थी बढ़िया कि जजिया कर हम पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा, बाकी सबको ठोको, हमें बक्से रहो। तो ये जो बादशाहत लगातार चलती आ रही है, ये उनकी होशियारी से नहीं चल रही है, हमारी मूर्खता से चल रही है। वो एक बागेश्वर धाम वाला है, छतरपुर वाला, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि हम अगर 50 लाख कथा भागवत के ले रहे हैं तो तुम्हारे लोगों के दम पे तो ले रहे हैं। अगर लोग सुनने ना आए तो उसकी भागवत की दुकान तो बंद हो जाएगी, लेकिन सुनने तो हमारे आपके जैसे लोग जा रहे हैं। इसलिए मैं एक अनुरोध करता हूं इस मंच से कि हम उनको गाली देने की बजाय, मैं देखिए अगर कोई मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति इन सब चीजों में लिप्त है तो उसको तो वहां से फायदा हो रहा है, क्योंकि जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं वो हकीकत में ब्राह्मण धर्म है। इस पर कोई मुझसे डिबेट कर सकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि इस जाति के पेट की रोजी रोटी का ख्याल हो जाए, कैसे इसको पैसा पहुंचेगा, कैसे इसको खाना पहुंचेगा, कौन से संस्कार में इसको मालपुआ खाने को मिलेगा, पूरी व्यवस्था रखी गई है। तो उस ब्राह्मण धर्म में से वो मजबूत हो रहे हैं तो वो पाखंड करें, ढोंग करें, मंदिर बनवाने के लिए आंदोलन करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस व्यवस्था का गुलाम है, यहीं पर लोगों से मैं सवाल करता हूं, अगर तमाम सारे लोग ये प्रण कर लें कि हम इनका आर्थिक ढांचा तोड़ देंगे और तथाकथित मिट्टी के ईश्वर और पत्थर के ईश्वर के बीच का जो बिचौलिया है उसको जीवन में 1 रुपए नहीं देंगे, तो दुकानदारी बंद हो जाएगी कि नहीं? तमाम लोगों को लगता है कि भाई आप तो ऊपर लेवल की बात बोल देते हैं कि ईश्वर को मत मानो। ये मेरे निजी विचार है, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि आप ना मानो, जिसको जैसा मानना हो मानो। लेकिन इस बात से तो सब सहमत होते हैं कि वो बिचौलिया हमारे खिलाफ साजिश करता है, इससे तो सब सहमत है, सब सहमत है ना भाई। जिस तथाकथित ईश्वर को लेकर के आप इतने चिंतित रहते हैं, वो तथाकथित ईश्वर जब नोटबंदी का समय हुआ था तो ये किसने बोर्ड लगवाए थे मंदिरों में कि यहां पुराने नोट नहीं चलेंगे? किसने लगवाए? ईश्वर ने। किसने लगवाए? बिचौलिए ने। तो क्लियर है ना यहां पे मामला कि जो आप करने जाते हो वो बिचौलिए के लिए करने जाते हो। लॉकडाउन के पीरियड में, और देखिए लॉकडाउन के पीरियड में इसी मध्य प्रदेश में शिवराज मामू से किसने डिमांड की थी कि पुरोहितों की सैलरी फिक्स करो? किसने की थी? हमारे रोजी रोटी पे संकट आ गया, किया गया था इसी मध्य प्रदेश। यानी कि कहां से आ रही थी रोजी रोटी? कहां से आ रही थी? क्लियर है ना? सब कुछ देखते हुए भी एक तकलीफ है, वो तकलीफ बताऊंगा। पहले जगदेव बाबू ने क्या कहा था वो समझ लेते हैं। जगदेव बाबू कहते थे धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर क्या? 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। पूरी ताकत से बोलिए, जब इधर से हिलाएंगे तब तक तो भोपाल आप आ जाएगी। 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर। अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने किया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे। ऐसे ही मंचों से नारे दोहराए जाते हैं और होता क्या है? झोली वाला बाबा आता है, खुद को फकीर बताता है, झूठे जुमले सुनाता है, राशन का जाल बिछाता है और हम
तो अब हमको करना क्या है? नारे तेजी से मत लगाइए, मूर्तियों की मांग मत करिए। अब समय और परिस्थितियां ये हैं कि भोंपू बनना है। जितने लोग यहां बैठे हैं सबको भोंपू बनना है। किसी भी मीडिया की तरफ हसरत भरी नजरों से मत देखो कि कल हमको छापेगा कि नहीं। जितने लोग यहां बैठे हैं, कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ उठाइए। सबके पास है। अगर इतने लोग अपने पत्रकार खुद बन जाएं और यहां से निकल करके एक पोस्ट डालें कि मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में लाखों लोग जुटे, तो कौन सी मीडिया की जरूरत है आपको? कितने लोगों तक बात पहुंचेगी? करोड़ों लोगों तक, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास कम से कम 5,000 तो सदस्य है ही है, कम है तो 2-3 हजार तो है ही। तो क्यों दूसरे की तरफ हसरत भरी नजरों से देखते हो? क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह? चाहते हो तो हक छीन लो हकदार की तरह। किसी समस्या यही है इस बहुजन समाज की कि मैं अच्छा बोलता हूं तो मेरी तरफ देखने लगेंगे हसरत भरी नजरों से। ये जो व्यक्तिवाद की परंपरा है कि हनीफ साहब बड़ा तीर उखाड़ लेंगे, धनुष गाड़ देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब कुछ ठीक कर देंगे, इसी मानसिकता से बाहर निकलना है। व्यक्तिवाद की मानसिकता से खुद के तरफ ऐसे हाथ रखना है किसी भी समस्या पर और कहना है कि मुझसे रंगबाज कोई नहीं। किसी भी समस्या पर 10 लोग इकट्ठे हो जाओ और थाने पर जाकर के शालीनता के साथ बात करो तो आधे मुद्दे वैसे ही हल हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है? किसी मसीहा का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उत्तरित होगा कोई, और वो हमको थाने तक ले जाएगा। मेरे पास क्या 50-100 पेट्रोल पंप है क्या? मेरे बाप दादा क्या ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े पद पर थे क्या? बहुत सामान्य घर का लड़का हूं और ऐसे समाजों से आता हूं जहां बहुजन कॉन्सेप्ट अब समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो भी नहीं था भाई। पहले तो जाति द्रोही लोगों ने कहा, फिर समाज द्रोही कहा, फिर बोले नीरज भाई सब कुछ ठीक है, ईश्वर पैदा बोला। तो उन परिस्थितियों में आकर के भी एक ही चीज तो थी मेरे पास जो आज भी है, संघर्ष का जज्बा। वही अपने अंदर पैदा करना है सबको। और किसी भी व्यक्ति की तरफ ये सोचने से पहले कि ये हमारे लिए क्या करेगा, ये सोचना है कि हम अपने लिए क्या करेंगे, हम अपने लिए और अपने समाज के लिए। जब एक प्राइमरी का टीचर इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो हजारों लड़कों का भविष्य बदल सकता है, हजारों लड़कों के अंदर बहुजन चेतना पैदा कर सकता है, लाखों लोगों को मूल निवासी कॉन्सेप्ट समझा सकता है, तो सोचिए कि लेखपाल क्या नहीं कर सकता। वो तो लगातार गांव से जुड़ा हुआ है। और सोचिए कि वो व्यक्ति जो अपने आप को बेरोजगार कहता है वो तो फुल टाइमर है समाज के लिए। वो क्या नहीं कर सकता समाज के लिए? बिल्कुल कर सकता है। बस उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, उसको थोड़ा सा पुशअप दीजिए। मैंने जो बात कही थी ना कि हम निर्मित करना नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति कुछ ठीक ठाक हो गया तब हम उसके पीछे भागते हैं। मैं कहता हूं कि डेवलप करो, डेवलप। अपने बीच में से अच्छे वकील पैदा करो। बाबा साहब हो या सरदार पटेल, दोनों ही लोग अच्छे बैरिस्टर थे, अच्छे बैरिस्टर। इसलिए एक ने इस देश को एकीकृत करके राष्ट्र बना दिया और दूसरे बैरिस्टर ने उस राष्ट्र का संविधान लागू कर दिया। तो दोनों एक दूसरे के कितने पूरक थे। एक ने राष्ट्र बनाया, दूसरे ने राष्ट्र का संविधान लागू किया। लेकिन दोनों में एक समानता थी कि दोनों विदेश से पढ़ करके आए हुए बैरिस्टर थे। इसलिए जो लोग थोड़े सक्षम हो गए, जो लोग बेचारे अभी प्राथमिक पाठशाला में ही पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं। जो लोग थोड़े सक्षम हो गए हैं वो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के चक्कर में ना पड़े। जो लोग हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा बड़े तेजी से बोलते हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जो लोग हिंदी की बात करते हैं, मैं खुद शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूं इसलिए जानता हूं कि संघ के टॉप लीडर्स में से देख लो, किसी का भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो तो मेरा नाम बदल लेना, मैं भाषण बंद कर दूंगा उसी दिन से। आप लोगों को हिंदी की बात कहने वाले लोग पता कहां पढ़वाते हैं? किसी भी बड़े शहर में तलाशते हैं कि मिशनरीज क्रिश्चियन का स्कूल कौन सा है और वहां सिफारिश लगवा करके हाथ पैर जोड़ करके एडमिशन करवाते हैं, हाथ पैर जोड़ करके। तो हिंदी खत्म। हिंदू जो लोग कहते
हैं कि भाई हिंदू को हम एक कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों को और उनको शिक्षा देते हैं कि जाके भाई अगर वो पढ़ता है मिशनरी स्कूलों में तो वहाँ ईसा मसीह को ही तो मानता है जाकर के, तो उनका हिंदू वहाँ कट जाता है। और जो हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे जाकर के विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहाँ बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि फलानी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। तो यानी कि उनके हिंदुस्तान तीनों खत्म है। तो आप लोग यथासंभव, अब हम जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के लड़के से कह दें कि भाई विदेश भेजो, तो कैसे संभव है? तो प्रैक्टिकल बात यह है कि जो थोड़ा सक्षम हुआ वो हिंदी भूल जाइए, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़वाइए, सबसे जरूरी चीज है। जो उससे थोड़ा और सक्षम हो गया वो शहर छोड़वा दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी में डालिए। जो उससे और सक्षम हो गया उसको विदेश भेजिए। विदेश से जब लौट करके बच्चा आता है तो वो बाबा साहब जैसा क्रांतिकारी बन जाता है। इसलिए क्योंकि यहां अगर वो बचपन से रहते तो वो बचपन से वही विचारधारा सीखते जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। माताओं से एक अनुरोध और है कि जब दो बच्चे आपस में खेलते हैं, दो अलग अलग जातियों के, मैं छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता हूं, तो बच्चों को ये कौन बताता है कि फलाने का बच्चा है उनके साथ खेल रहे हो तो पैर मत मारना? कौन बताता है? हम ही आप बताते हैं। तो या तो अगर तुम हमारे बच्चों के साथ गैर बराबरी के साथ खेलना चाहते हो तो खेलो मत, और अगर खेलो तो हम तुमसे ये नहीं बता पाएंगे कि फलाने का बच्चा है उसके साथ ऐसे मत खेलो वैसे मत खेलो। एक सक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति को एक टिटहरी टाइप का, मरियम टाइप का बच्चा थप्पड़ मार देता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से बताया जाता है कि तुम श्रेष्ठ हो। और हमारे यहां बचपन से बताया जाता है कि यहां ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये समय है कि बच्चों को ये बताना बंद कर दो कि पीछे वो आगे वो झाड़ू बांधी जाती थी, पीछे झाड़ू और आगे हांडियां टांगी जाती थी, ये सब खत्म करो। उत्तर भारत में कहीं नहीं होता था, साउथ की एक आध जगह की कहानी है ये। मौजूदा समय में जब हम कहते हैं कि ये देश मनु के विधान से नहीं बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, तो किसी की हैसियत है क्या जो इस समय ऐसा करवा दे? मौजूदा समय का बहुजन ये है, ये उसको भीमा कोरेगांव बताओ, उसको शिवाजी बताओ, उसको सम्राट अशोक का शौर्य बताओ, उसको बताओ कि कैसे तुम्हारे मुट्ठी भर लोगों ने पेशवाओं की नानी याद दिला दी थी। ये शौर्य बताओ उसको। ये शौर्य बताओ कि तुम शिवाजी के वंशज हो, जिसने भरी अदालत में आनंद भास्कर कुलकर्णी का गला काट दिया था मनुस्मृति के नियमों को तार तार रखते हुए। उसको ये बताओ कि शिवाजी इसलिए वीर हुए क्योंकि शिवाजी की मां जीजाबाई जाधव कुल से थी, जो उत्तर प्रदेश और यहां तमाम लोग यादव लिखते हैं। और उनको ये बताओ कि शिवाजी के पिता भोसले कुल से थे, जो यहां लोग कुनवी कुर्मी अपने आप को कहते हैं। तो शिवाजी इसलिए इतने वीर और बलशाली हुए क्योंकि जीजाबाई और उनके पति भोसले साहब की इंटरकास्ट मैरिज थी। अंतर जाति विवाह से पैदा हुआ बच्चा इसलिए इतना साहसी और वीर हुआ। बताना हो तो ये बताओ, रोना पीटना मत बताओ ताकि वो स्कूल में जाए तो बैक बेंचर्स बन के बैठे, डरता हुआ सहमता हुआ। अपने बच्चों को कुंठित होने वाली बात मत बताओ। ये बताओ कि ये समय है जिस समय तुमको संविधान के आर्टिकल 15 में ये आजादी मिली हुई है कि इस देश में जाति, लिंग, वर्ण, वर्ग के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ये बताओ, इस देश का असली अगर ग्रंथ है कोई है तो वो संविधान है, ये बताओ। संविधान की प्रस्तावना रटवाओ, संविधान की उद्देशिका बताओ, संविधान के आर्टिकल में आर्टिकल 51A का ज बताओ, और ये बताओ कि संविधान का आर्टिकल 51A देश के नागरिकों से अपेक्षा करता है कि उनमें मानववादी, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। वही हम सब कर रहे हैं। हमसे बड़ा तार्किक कौन हो सकता है? वही हम सब तो कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि हमसे बड़ा धार्मिक है, तो कोई साबित करके दिखा दे कि मुझसे बड़ा कोई धार्मिक है। नमक का धर्म क्या होता है? नमक का धर्म उसका कसैलापन। चीनी का धर्म क्या होता है? उसकी मिठास। मानव का धर्म क्या होता है? इंसानियत, मानवता। तो हम आपसे बड़ा कोई धार्मिक है क्या? असली धर्म के ठेकेदार तो हम लोग।
क्योंकि हमारे अंदर मानवता है, हमारे अंदर इंसानियत है, यानी कि धार्मिक तो हम हैं। दूसरा एक बता देता हूं, जो लोग कहते हैं कि नीरज भाई आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, आप नास्तिक हैं, उनको मैं चुनौती देता हूं कि मैं चूहे को चूहा ही मानता हूं, गणेश का वाहन नहीं मानता, चूहा ही मानता हूं। और वो लोग जो चूहे को गणेश का वाहन मानते हैं वो घर में चूहा मार दबा रखते हैं, मैं नहीं रखता हूं, मैं पिंजड़े में बंद करके फेंकता हूं। तो कौन ज्यादा बड़ा धार्मिक है? वो लोग जो मानते हैं कि ऊपर वाला खुदा या ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वो टेबल के अंदर से माल पीटते हैं। और हम लोग अभी तक का जीवन पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं, तो तुम हमसे बड़े धार्मिक हो सकते हो क्या? बताइए। तो ये किस टाइप का धर्म है? किस टाइप का धर्म है ये कि जिस धर्म में बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है गुजरात में, उनका स्वागत किया जाता है और तुम कहते हो कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं? ये किस टाइप का धर्म है? हकीकत में जिस धर्म की रक्षा करने की ये बात करते हैं, एक बात समझिएगा, जिस बात से हम सब लोगों को बार बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, हिंदुत्व की बात से। हिंदुत्व का मतलब है, कभी भी देख लेना कि जहां जहां हिंदुत्व की बात होगी, जहां जहां ये कहा जाएगा कि हिंदू खतरे में है, वहां वहां एक जाति के वर्चस्व को बढ़ाने की बात होगी। इसलिए क्योंकि उस जाति का वर्चस्व तमाम लोगों के जागरूक होने से टूट रहा है। जब कथावाचकों पे सवाल उठता है तो एक ही जाति के लोग आगे क्यों आते हैं? जब हिस्सेदारी देने की बात आती है पिछड़े दलितों को, मुझे बता दीजिए कि कभी किसी हिंदुत्ववादी संगठन ने, कभी आरएसएस ने इस बात के लिए प्रदर्शन किया हो कि फलानी जगह किसी दलित महिला के साथ रेप हो गया हो? कभी किया हो किसी हिंदुवादी संगठन ने? तो बताओ। तो किस बात के हिंदू हो? केवल चुनाव में वोट देने के लिए हिंदू हो? केवल उनके लिए धर्म से लड़ने के लिए, केवल जिहाद, केवल दंगे फसाद में उलझने के लिए हिंदू? वो लोग जो गुजरात चेहरे के समय हिंदू मुसलमान के बड़े बड़े चेहरे थे, आज उनकी स्थिति देखो गुजरात में क्या है। अंशुलोक साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। एक जूते की दुकान खोले हुए है ना अशोक भाई, और वही सबसे बड़ा चेहरा था उस समय गुजरात दंगों का। उससे जाके आज पूछो कि कैसा महसूस कर रहे हैं। उसको आज समझ में आ रहा है कि हम सब लोगों को उलझाया जाता है इन सब चीजों में। इसलिए मूल निवासी कॉन्सेप्ट यह है कि हम सबको जाति के बंधन से परे होकर के जमात बनाना है। बहुत हो गया जातिवाद का खेल, अब जमात की तरफ बढ़ना है। और इसलिए मूल निवासी संघ की तरफ से आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर मूल निवासी संघ बताएगा कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर मूल निवासी संघ बताएगा कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ता वालों तुझे, मगर इन सबको जिद है कि दरिया को पार करना है। अब इस पर आते हैं कि संगठन एकजुट क्यों नहीं हो रहे। समय है ना बोलने? 10 मिनट में खत्म करता हूं। मेन समस्या है कि संगठन एक दूसरे के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। उस समस्या पे बात करना जरूरी है। दिक्कत यह है कि जैसे मूल निवासी संघ का कार्यक्रम है, तो मूल निवासी संघ ये अपेक्षा करता है पूरे देश के बहुजनों से कि जय मूल निवासी करोगे तभी तुम असली बहुजन हो, तभी देश बदल पाएगा। तो जो दूसरा संगठन है वो कहेगा कि क्या बात कर रहे हो, जय भीम के बिना तो समाज एक हो ही नहीं सकता। तो तीसरा संगठन कहेगा क्या बात कर रहे हो, जय मंडल के बिना तो समाज एक हो ही नहीं सकता। तो चौथा संगठन कहेगा कि क्या बात कर रहे हो यार, जब तक जय फातिमा नहीं कहोगे तो अल्पसंख्यक कैसे जुड़ेगा। तो पांचवा उसी में आएगा, कहेगा क्या बात कर रहे हो यार, जय विज्ञान जय संविधान नहीं कहोगे तब तक कैसे तार्किक मामला होगा। इसमें मेरी एक राय है और एक अनुरोध है सभी लोगों से कि हमें एक बात के लिए क्लियर रहना है कि कोई मृत्यु भोज में काम कर रहा है, ओके, आपका काम अच्छा है, आप मृत्यु भोज पे काम करिए, हम आपके साथ हैं। कोई अंतरजातीय विवाह पे काम कर रहा है, ओके, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अंतरजातीय विवाह पे काम करो। तीसरा व्यक्ति कोई उस कोने में बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार इन सब चीजों से क्या होता है यार, राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, ओके भाई, हम तुम्हारे राजनीतिक परिवर्तन में भी साथ हैं। चौथा व्यक्ति कोई कह रहा है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा। मैं कुल मिलाकर के ये कह रहा हूं कि अगर कोई कहे जय मूल निवासी तो कह दो जय मूल निवासी, कोई कहे जय भीम तो कह दो जय भीम, कोई कहे जय फातिमा तो जय फातिमा, जय मंडल तो जय मंडल। मतलब हम बहुजन कॉन्सेप्ट के किसी भी संगठन में,
किसी भी नारे के साथ जा सकते हैं, बस हम नफरत वाला, भ्रुकुटी तान करके दूसरे को चढ़ाने वाला जय जय श्री राम नहीं करेंगे। इतना क्लियर रहना है ना भाई। तुम जो कहो, तुम जय ज्योतिबा कह दो, जय शिवाजी कह दो, जय बाबा साहब, जो कहना है कह दो यार, इसमें कहां तकलीफ है। तो ये बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी है कि हम ये माने कि तमाम सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें से हम भी एक हैं। जिस दिन ये मान लिया किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति ने कि सिर्फ हम ही हैं, वहीं पर बहुजन कॉन्सेप्ट खत्म। हमें यह मानना होगा कि अच्छा काम करने वालों में हम भी हैं। समय बहुत ले लिया है, केवल अंतिम एक बात कहूंगा जाति संगठनों पर, क्योंकि मुझे याद है कि कल मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने कहा कि मैं जाति के कार्यक्रम में नहीं जाता, तो 2 मिनट बता देता हूं। मैंने कहा था मन से बताऊंगा क्यों नहीं जाता। हकीकत में जो पिछड़े और दलितों की जातियों के जाति संगठन है, मैं खुद जातिवादी रहा हूं इसलिए अनुभव बता रहा हूं अपना, और जो पाखंडियों के बारे में बता रहा हूं वो भी, क्योंकि वो भी अनुभव मेरा अपना है। मैं अल्पकालीन विस्तारक रहा हूं, इसलिए सब अनुभव, अपने अनुभव बता रहा हूं। तो चूंकि 9 साल जातिवादी रहा हूं, जाति संगठनों में काम किया है, गुजरात के पाटीदार हमारे हैं, फलानी रेड्डी हमारे हैं, मराठा हमारे, यही किया है ऐसा। तो उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जब तक ये लिस्ट बनाओगे किसी आईएएस के सिलेक्शन में, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने मौर्य, इतने चमार, इतने खटीक, तब तक ब्राह्मणों से कम रहोगे। और जब सूची बनाओगे कि इतने बहुजन सिलेक्ट हुए, उनसे ऊपर हो जाओगे। जब किसी ऑफिस के अंदर जाकर के ये छांटोगे कि कितने हमारी जाति वाले हैं, उनसे हमेशा कम रहोगे। और जब मेरे जैसे कॉन्सेप्ट में आ जाओगे कि ये छांटोगे कि कितने बहुजन हमारे हैं, कोई प्रजापति का बोर्ड लगाओ, चुनौती के साथ कमरे में घुस जाता हूं, मानता हूं कि मेरा भाई है, मेरा काम छक मार के करेगा, और करता है, क्योंकि मैं उस फीलिंग के साथ उस कमरे में घुसता हूं। तो बहुजन कॉन्सेप्ट में आ जाओगे, फायदे में रहोगे। दूसरी बात, हम जिसको जातिवाद कहते हैं वो हकीकत में स्वार्थवाद है। जितने भी पिछड़े और दलितों के संगठन हैं, उनके पदाधिकारी सिर्फ नेताओं और अधिकारियों के पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं। गलत बोल रहा हूं तो बता दो। उनका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि फलाने जिले में डीएम किस जाति का है, उसको बुके दे आते हैं, फलाने जिले में सांसद और मंत्री कौन हो गया है, उसको बुके दे आते हैं। मैं मानता हूं तुम्हारा जातिवाद, अगर तुम अपनी जाति के गरीब लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए केंद्र खोल दो, मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। तुम अपने कमजोर वर्ग के लोगों की एफआईआर दर्ज न होने पर, उनके साथ रेप की घटना होने पर जाति के संगठन लेकर के डट जाते हो, मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। मैं मान लूंगा तुम जातिवादी हो। अगर तुम संविधान के खात्मे के लिए लड़ जाते हो, मैं मान लूंगा तुम आरक्षण के खात्मे के लिए लड़ जाते हो, तो तुम जातिवादी हो। माफ करिएगा, तुम जातिवादी नहीं हो, स्वार्थवादी। इसलिए मैं मन से घोषणा कर चुका था तकरीबन 1 साल पहले, और एक बार जो कह देता हूं उस पर कमिटमेंट पर अड़ा रहता हूं। मैं बौद्ध महासम्मेलन में कह चुका था कि मैं जीवन में जाति महासभा के मंच पर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जरा सा कतरा कहीं अजगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। जरा सा कतरा कहीं अजगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और शराफतों की इन तानाशाही सत्ता में शराफतों की अहमत ही नहीं, किसी का कुछ न बिगाड़ो तो कौन डरता है। जय विज्ञान, जय संविधान।